साथियों नमस्ते। साथियों, हमको आपसे आशा है कि आप हमारा वीडियो अच्छे से देखते होंगे, समझते होंगे और उससे कुछ सीखने का प्रयास करते होंगे और उस पर कुछ चिंतन करते होंगे। कहीं न कहीं आपको उन सभी से कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा होगा, कुछ न कुछ नया जानने को मिल रहा होगा या फिर आप सभी कुछ उससे गलतियाँ भी निकाल रहे होंगे, तो उनको हमसे ज़रूर बताइएगा। और मित्रों, सभी लोग एक-दूसरे से आशा करते हैं, आप अपने मित्र से आशा करते हैं, आप अपने परिवार से आशा करते हैं, आपका परिवार आपसे आशा करता है, आपके मित्र आपसे आशा करते हैं, आपके गुरु आपसे आशा करते हैं, आप भी अपने गुरुओं से आशा करते हैं। तो मित्रों, आज इस फैक्टर में बातचीत करेंगे, आशा के विषय में जानेंगे और आशावादिता क्या होता है, ऑप्टिमिज्म क्या होता है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे एक जो तीसरा फैक्टर है पॉजिटिव साइकोलॉजी के यूनिट 3 का प्रतिस्पंदन जिसको कहते हैं, रेसिलियंस जो इंग्लिश में होता है, वो क्या होता है, उसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे और इन तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे। ये किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और इन तथ्यों और बिंदुओं से अपना जीवन किस प्रकार से अच्छा कर सकते हैं या अपने जीवन में क्या नया सीख सकते हैं, उसको मनोमस्तिष्क में किस प्रकार से धारण कर सकते हैं, इस चीज को जानेंगे, समझेंगे और अच्छे से। और ये पॉजिटिव साइकोलॉजी का ये जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज का जो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ इफिकेसी, उसी के आगे ये तीन बिंदुओं को हम लोगों को समझना था। इस पे आज चर्चा करेंगे। ऑप्टिमिज्म और होप और रेसिलियंस के बारे में चर्चा करेंगे। आशावादिता, आशा और प्रतिस्पंदन के विषय में चर्चा करेंगे। इसको स्लाइड के माध्यम से अच्छे से जानेंगे और दोनों को साथ में समझने का प्रयास करेंगे कि क्या मुख्यतः अंतर होता है आशावादिता में और आशा में, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, जैसा आप सभी लोग देख रहे होंगे, ऑप्टिमिज्म और होप, आशावादिता और आशा, आजकल साधारण जीवन में लोग इसको एक दूसरे के पैरेलली समान रूप से देखते हैं, जानते हैं और मानते हैं। आज इसके बीच का माइन्यूट डिफरेंस को क्लियर करेंगे और देखिए समझते हैं कि आशावाद क्या है। एक तरह की सोच है। आशावादिता क्या है, एक तरीके की सोच है, यहीं से आप क्लियर कर लीजिए। और जो आशा है वो एक मनोदशा है। आशा एक मनोदशा होती है और आशावादिता एक प्रकार की सोच होती है, जिसमें भविष्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, अच्छे नतीजों की उम्मीद करना और यह विश्वास करना कि आप अच्छी चीजें कर सकते हैं, आप बेहतर चीजें कर सकते हैं। ये मनोमस्तिष्क में होना, ये आपके हृदय में, आपके संज्ञान, आपके मस्तिष्क में इस चीज का होना, इसको आशावादिता कहते हैं। आपके अंदर इन चीजों का होना कि बुराई पर अच्छाई की जीत इस तरीके से हो जाना कि वो हमारे मनोमस्तिष्क को अच्छाई की तरफ लेकर जाए और देखे। और इसी के अनुरूप जब लोग आशा को पढ़ेंगे, आशा एक मनोदशा है मित्रों, जिसमें व्यक्ति जीवन की घटनाओं और परिस्थितियों में सकारात्मक परिणामों की उम्मीद करता है। वो उम्मीद करता है कि सामने से पॉजिटिव हमको मिलेगा। वो उम्मीद करता है कि सामने वाला एकदम बेहतर करेगा, अच्छा करेगा। वो उम्मीद करता है कि हम अपने जिस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, उस हिसाब से बड़े ही अच्छे नंबर लाएंगे, या हम जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, तो व्यक्ति सोचता है कि हमको परिणाम सकारात्मक मिलेगा, हमको बड़ा ही अच्छा होगा जीवन में और भविष्य की चीजें सुदृढ़ होंगी और स्पष्ट होंगी। और उसके बाद आशा को क्रिया के रूप में भी परिभाषित किया जाए तो इसका मतलब है विश्वास के साथ उम्मीद करना या प्रत्याशा के साथ इच्छाओं को संजोना। मित्रों, मित्रों वही फैक्टर है कि आशा, हम लोग ने आशा करी कि हमने अगर ये मेहनत करी है तो ये भविष्य में सफल होगी, इसका परिणाम सकारात्मक और शानदार मिलेगा देखने को, ये सोचने की आवश्यकता है। इससे हम लोग आशा को समझेंगे और आशावादिता का ये जो माइन्यूट डिफरेंस था, इसको भी जाना। तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आशा किससे रखनी है, किससे नहीं रखनी है, कब रखनी है, कब नहीं रखनी है और आशावादिता को अपने अंदर कितना लाना है, ऑप्टिमिस्टिक किस प्रकार से बनना है, हम लोगों की किस प्रकार से वो अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा जब इसमें मनोवैज्ञानिक तत्व को पढ़ेंगे, जो सकारात्मक मनोविज्ञान की उपलब्ध वैज्ञानिक साहित्य है, इसमें मित्रों एक प्रसन्नता वाला फैक्टर है जो पूरा यूनिट के फॉर्म में है, यूनिट 2। उसको अभी हम लोगों ने गैप करके लिया हुआ है क्योंकि इस पे हम लोग बड़ा ही शानदार और अच्छा वीडियो बनाने वाले हैं। मे बी पॉसिबल आप लोगों को कल या परसों वो देखने को मिलेगा। और इसी में देखिए मित्रों, जो सकारात्मक मनोविज्ञान है, पॉजिटिव साइकोलॉजी, जो उसका उपलब्ध मनोवैज्ञानिक जो साहित्य है, उसमें प्रसन्नता के बाद जो दूसरा सबसे अधिक
वर्णित सकारात्मक रूप है वो मित्रों आशा का ही है, आप ये समझिए। और उसके बाद पेट्रिस या बरूनिक्स एक मनोवैज्ञानिक थे। 2012 में वो अपने शब्दों में कहते हैं कि आशा एक बहुआयामी मानव गुण है। आशा को उन्होंने एक बहुआयामी मानव गुण बताया है और इसमें अद्वितीय भावनात्मक गुण होता है जो हमें भविष्य के परिणाम को ध्यान में रखकर कार्य करने हेतु प्रेरित करती है। उन्होंने बताया है हम अपने मनोमस्तिष्क में जो भविष्य में घटना होने वाली है उन चीजों को अपने संज्ञान में धरकर कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। आशा एक सकारात्मक संवेग है यानी कि एक पॉजिटिव इमोशंस बताया है जिसका संदर्भ वह परिणाम होता है जो अभी घटित नहीं हुआ है। अर्थात हम लोग अभी उसी बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं, वो परिणाम घटित नहीं हुआ है, वो भविष्य में घटित होने वाला है आपके साथ, लेकिन आप उसकी आशा कर रहे हैं कि वो सकारात्मक होगा और बड़ा ही शानदार और अच्छा होगा। उसके बाद मित्रों नेक्स्ट स्लाइड जब हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे कि किस प्रकार से आशा किसके किसके जीवन में, देखिए चार हम लोगों ने लिखे हुए हैं। एक विद्यार्थी अपने जीवन में क्या आशा करता है कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है साल भर, हमने सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा है, सभी वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पर, उन वीडियोस से सीखा है, जाना है, समझा है और प्रयास किया है अपनी चीजों को बेहतर करने का। तो वो चाहता है कि हमको इसका सकारात्मक रूप मिलेगा, अच्छा सा, इस प्रकार से वो आशा करता है। अब जब कृषि की हम लोग बातचीत करेंगे, कृषक की यानी एक किसान की, एक किसान क्या करता है, वो किसान अपने खेत में अपना खून पसीना लगाता है और पूरे साल भर की मेहनत करता है या छमाही वाली फसल में 6 महीने की मेहनत करता है और वो सकारात्मक आशा करता है कि हमने इतनी मेहनत करी है तो मेरी जो फसल होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही शानदार होगी, जिसका हमको अच्छा दाम मिलेगा। एक व्यापारी मित्रों क्या करता है, एक व्यापारी जब किसी चीज का व्यापार करने के लिए उस चीज को अपने गोदाम पर लाता है तो वो यही सोच कर लाता है ना, ये सोचकर नहीं लाता है कि वो चीज अच्छी चलेगी नहीं, वो बिकेगी नहीं, उसका कुछ होगा नहीं, उस चीज को आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। व्यापारी क्या सोचेगा, व्यापारी सोचेगा आज हम ये चीज ला रहे हैं तो वो एक आशा करता है कि भविष्य में इसका शानदार दाम हमको मिलेगा, हम एक अच्छे व्यापारी बनेंगे, एक समृद्ध व्यापारी बनेंगे। अब जब विद्वान की बात करते हैं, एक विद्वान मित्रों क्या सोचता है कि हमने आज इस चीज की खोज करी, हमने आज इस चीज को पढ़ा और इस चीज का हमको भविष्य में ये सकारात्मक आशा है कि लोग हमको इससे सीखेंगे, इस चीज से लोग सीखेंगे, जानेंगे, इस पे विचार करेंगे, चर्चा करेंगे और हमारी चीजों को आगे बढ़ाएंगे। और मित्रों जब सैनिक की बातचीत करते हैं, एक सैनिक जब अपने ट्रेनिंग पीरियड में होता है, वो सैनिक केवल यही विचार करता है कि मेरी जो सैनिक वाली पूरी ये अभ्यास है ये तब सफल हो जाएगा। वो आशा करता है कि कभी जब युद्ध के क्षेत्र में जाएंगे, कभी जब युद्ध करने का अवसर ऐसा प्राप्त होगा तो वहां पर अपना पूरा दमखम दिखाएंगे और एक सकारात्मक सोच के साथ सभी दुश्मनों का नाश करके आएंगे और भारत माता की रक्षा करेंगे। इस तरीके के सभी में अपने कार्य के माध्यम से अच्छे परिणाम की प्राप्ति की आशा रखते हैं, ये सभी अपने अच्छे परिणाम की आशा रखते हैं। जिस प्रकार से भी बातचीत करी, और आशा सभी प्रकार की मानवीय क्रियाओं के पीछे सक्रिय रहती है। मित्रों मानव की जो भी प्रकार की सक्रिय क्रियाएं हैं, वो जो भी कार्य करता है, वो घर में कोई महिला खाना बनाती है, वो मित्रों यही आशा करती है कि उसका खाना बहुत शानदार बनेगा। कोई नर्तकी या डांसर कोई डांस करता है, वो सोचता है हम बहुत अच्छा डांस करेंगे, वो यही आशा रखता है कि सामने वाले उसके लिए तालियां बजाएंगे, उसको अच्छा अप्रिसिएशन देंगे। या मानव जीवन की कोई भी क्रिया हो, आप पढ़ाने को ले लीजिए, हम अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे मनोविज्ञान को समझाने में कि आप मनोविज्ञान को हमारे माध्यम से कुछ ना कुछ शब्दों के माध्यम से सीख पाए, जान पाए, उन पर विचार कर पाए, चर्चा कर पाए, जिससे आप अपनी दिशा, अपना दृश्य परिदृश्य, दशा परिदिशा, दृश्य परिदृश्य को बदल सके और उसको अच्छी दिशा की ओर ले जा सके। और उसके बाद मित्रों एक टकर मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1805 में क्या बताया है उसको जानते हैं। 15 वर्षों तक इन्होंने मानव प्रकृति के ऊपर मनोविज्ञान पर कार्य किया और आशा को भविष्य में झांकने की अद्भुत मानवीय क्षमता बताया है। इन्होंने मित्रों आशा को क्या बता दिया है, भविष्य में झांकने की अद्भुत मानवीय क्षमता। आशा करने की प्रक्रिया हमारी अभिप्रेरणा पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। हमारा जो मोटिवेशन होता है, आशा उस पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है। टकर ने कहा कि आशा एक स्वाभाविक प्रकृति है जो अपना मार्ग स्वयं ही सहज बनाती है।
अपना ही जो मार्ग होती है स्वतः ही एकदम अच्छा और सहज बना लेती है। आशा की ये स्वाभाविक प्रकृति होती है। अब मित्रों आप सामने स्पष्टता से एक चित्र देख रहे होंगे कि ये किस प्रकार से धरती से एक अंकुरण हुआ है। मित्रों हमारे एक मित्र हैं, बड़े ही खास मित्र हैं, उनकी एक पंक्ति है, आप सुनिए। वो कहते हैं बीज में ही अंकुरण छुपा होता है। मित्रों बीज में ही अंकुरण छिपा होता है। आप इसको एक छोटी लाइन मान सकते हैं, परंतु इस लाइन का इतना गहरा अर्थ है जिसको समझने के लिए आप शायद इस पर कई बार विचार करेंगे, तर्क करेंगे, तब इसको आप जान पाएंगे। मित्रों जमीन से ये पौधे का निर्माण हुआ है, जमीन से एक पौधा निकला है छोटा सा। मित्रों जब इसका बीज धरती में गाड़ा गया होगा किसी के भी माध्यम से, या फिर किसी चिड़िया ने ही जमीन में लाकर डाला होगा, या फिर किसी व्यक्ति ने इसको जमीन में गाड़ा होगा, तो मित्रों उसने आशा करी होगी कि आज हम इसको डाल रहे हैं तो भविष्य में मित्रों इससे पौधा निकल कर आएगा जो आगे चलकर हमको लकड़ी या छांव या फल या फूल प्राप्त करेगा या प्रदान करेगा। तो मित्रों आशा का ये फैक्टर है जिसको हम लोगों ने बड़े ही अच्छे से समझा। आशा करते हैं, देखिए मित्रों हम भी आशा कर रहे हैं कि आप इस चीज को अच्छे से समझ रहे होंगे, और समझ रहे होंगे तो आप इसको और लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, इस वीडियो को दूसरों के साथ भेजकर साझा कर कर। मित्रों जब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे आशा का मित्रों जो सीधा संबंध होता है वो किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के सफलता के साथ होता है। यहाँ पर माइन्यूट अंतर है जो उसको और समझ लीजिए कि आशा का जो सीधा संबंध होता है किसी एक अनिश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के सफलता के साथ होता है, और जबकि आशावादिता हमारी संज्ञानात्मक शैली है जिसका घटना, स्थान, समय की दृष्टि से व्यापक महत्व होता है। आशावादित्य का ऊपर इन सभी फैक्टर्स का काम होता है। सामान्यता, और मित्रों एक लाइन और बड़ी शानदार, जो निराशावादी व्यक्ति भी होते हैं इसी संदर्भ में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रबल आशा विद्यमान रहती है। मित्रों कुछ व्यक्ति होते हैं आशावादी, कुछ व्यक्ति होते हैं निराशावादी। आशावादियों का आपने सुना कि किस तरीके से उनके अंदर सकारात्मक चीजें रहती हैं, निराशावादियों के अंदर होता है उनके अंदर नकारात्मक चीजें रहती हैं कि हम ये कार्य कर रहे हैं, पता नहीं भविष्य में इसका हमको सकारात्मक परिणाम मिलेगा कि नहीं। उनके अंदर ये उपज हो जाती है मानव मस्तिष्क में उनके। नकारात्मक निराशावादी व्यक्ति क्या करेंगे, उनको कोई आशा नहीं रहेगी कि हाँ ये काम हमसे अच्छा होगा, क्या हम ये काम अच्छे से कर पाएंगे, क्या कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या चीजों को बेहतर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या चीजों को ठीक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस तरीके की चीजें और कॉन्फ्लिक्ट निराशावादी व्यक्ति के मनोमस्तिष्क में चला करते हैं। हम मित्रों दो चित्रों के माध्यम से इसको समझेंगे कि ऑप्टिमिज्म के बारे में जानेंगे। अब देखिए मित्रों जब ऑप्टिमिज्म होता है आपके अंदर आशाएं रहती हैं, जैसा कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा भी था। ऑप्टिमिज्म से क्या होता है, पॉजिटिव सकारात्मक आपके अंदर वाइब आती है। वाइब आप समझते हैं ना, वाइब्रेशंस उसको बोलते हैं। ऑप्टिमिज्म से आपके अंदर पॉजिटिव वाइब आया तो आपका जो आउटलुक होगा वो पॉजिटिव और शानदार और अच्छा होगा, जिससे आपके अंदर मोटिवेशन रहेगा, आप अभिप्रेरणा से प्रेरित रहेंगे। उसके बाद आप उस चीज की तैयारी करेंगे किसी कार्य को प्राप्त करने के लिए, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और जब आपकी तैयारी अच्छी होगी तो मित्रों आपको सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। और आप एक बार सफल हो गए तब मित्रों ये सर्कल फिर चलता रहता है। मित्रों जब आप सफल हो गए फिर आप ऑप्टिमिज्म, फिर से आप कोई नया कार्य करेंगे और आप आशा रखेंगे, फिर उस आशा से क्या होगा, एक सकारात्मक विचार आपके अंदर आएगा। उस सकारात्मक विचार से क्या होगा मित्रों, आपका आउटलुक होगा शानदार, और आप जो चीजें करेंगे वो और बेहतर से करेंगे, और मोटिवेशन के साथ करेंगे, और अभिप्रेरणा के साथ करेंगे। आपको चीजें करना बहुत अच्छा लगने लगेगा। उसके बाद फिर से आप तैयारी करेंगे किसी कार्य की, उसके बाद फिर आप सफलता प्राप्त करेंगे। अब मित्रों ये चित्र भी अच्छा से समझने का प्रयास कर रहा है कि जीवन में अगर उठना है, जीवन में ऊपर बढ़ना है तो क्या करना है, चीजों को पॉजिटिव लेना है। इस पे मित्रों एक पूरा चैप्टर क्या, इस पे अच्छे से बातें बताई जा सकती हैं, बातें की जा सकती हैं, चर्चा किया जा सकता है। एक अच्छा सा विषय है ये पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थॉट के बारे में और निगेटिव थॉट के बारे में। पॉजिटिव किस प्रकार से ले जाना है, निगेटिव किस प्रकार से ले जाना है, सकारात्मक नकारात्मकता के बीच का जो द्वंद है उसको अच्छे से किसी लेक्चर में क्लियर करेंगे और आपको समझाएंगे। तब तक के लिए अभी इसमें आप देखिए कि आशावादिता के विषय में एक सेलिगमन नाम के मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने क्या कहा है देखिए। सेलिगमन ये कहते हैं कि हम लोग ने असहायता और निराशावादिता का अधिगम कर लिया है। मित्रों साधारण जीवन में आजकल क्या देखने को मिल रहा है, ऐसा उनने रिसर्च किया सेलिगमन ने कि आजकल के लोग
असहाय होते जा रहे हैं, यानी कि अपने आप को निगेटिव की ओर ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, निराशावादी होते चले जा रहे हैं और असहायता का अधिगम अधिक कर लेते हैं। लेकिन मित्रों, हम आशावादिता का अधिगम कर सकते हैं, यानी कि हम लोग आशावादिता का अधिगम कर सकते हैं, परंतु ज्यादातर क्या होता है, निराशावादिता मनोमस्तिष्क में आ जाती है और आशावादिता को अर्जित कर सकते हैं, यानी कि इस चीज को डेवलप कर सकते हैं, सीख सकते हैं, इस चीज को बढ़ा सकते हैं, इसकी आवृत्ति अपने मनोमस्तिष्क में ज्यादा कर सकते हैं। और मित्रों, असहाय अधिगमित होता है, अतः उसकी अनलर्निंग संभव है। यानी कि आप जो असहाय होता है, यानी कि निराशावादिता वाला जो फैक्टर आपके अंदर आता है, वो उसको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपके अंदर आ जाता है, लेकिन आप उसको कम कर सकते हैं, ये चीज संभव है और ये चीज तय है। और मित्रों, आशावादिता के लिए सियर और वार्नर नाम के मनोवैज्ञानिकों ने 1987 में क्या किस प्रकार से व्याख्या की है, व्यक्तित्वशील गुण के रूप में परिभाषित किया है इसको, आशावादिता को, जो कि भविष्यगत परिणामों के विषय में सामान्यकृत प्रत्याशा के साथ जुड़ा होता है। ऐसा आशावादी मोटे तौर पर यह देखते हैं कि परिणाम सकारात्मक रहेगा, यानी कि इन्होंने व्यक्तिगत शील गुण के रूप में देखा कि जिसके व्यक्तिगत शील गुण है और वो मोटे तौर पर क्या कर रहा है, चीजों को सकारात्मक ले रहा है, मोटे तौर पर ये देखता है कि परिणाम जो होगा वो सकारात्मक रहेगा। आपने कोई कार्य किया और आपने सोचा परिणाम सकारात्मक रहेगा, तो आपके अंदर आशावादिता का फैक्टर अच्छा है। जबकि निराशावादी की विशेषता क्या होती है, वह भविष्यगत की जो परिणाम है उनके लिए नकारात्मक रूप से घटित होने की प्रत्याशा करता है, वो सोचता है कि नकारात्मक घटित होगा। तो ये अंतर है मित्रों। उसके बाद जब आगे पढ़ेंगे तो हम लोगों ने ये किताब से एक चार्ट निकाला हुआ है, इसको आपको समझाने का प्रयास थोड़ा सा करेंगे। इसमें कुछ आशा के फैक्टर्स बताए गए, उनको जानेंगे कि आशा मित्रों एक संवेगात्मक दशा है जिसका आधार भविष्यगत परिणाम के विषय में हमारा संज्ञान होता है। आशा की उत्पत्ति जीवन की प्रतिकूल तथा अनिश्चितता वाली दशा में होती है। मित्रों, ये बताना इसलिए आवश्यक है ताकि आपकी जो परीक्षा है, आप इन शब्दों को सुनने मात्र से ही उसमें अच्छी प्रकार से लिख सके। अब मित्रों, आशा एक दशा है जो आशावादिता रूपी व्यक्तित्वशील गुण से भिन्न होता है। आशा का वर्णन सप्रत्यय और निर्मित दोनों रूपों में उपलब्ध है। निर्मित के रूप में आशा का वर्णन करते हुए ऐसे तत्वों के विषय में ज्ञात होता है जिनकी क्रियात्मक परिभाषा उपलब्ध होती है, जिनके माध्यम से आशा का मापन अच्छी प्रकार से किया जा सकता है। मित्रों, हम लोग ने डीपली समझा है आशा के फैक्टर को, लेकिन कुछ इन बिंदुओं को जानने से क्या होगा, हम इसको अच्छे से लिख पाएंगे। और आप अगर समझ भी रहे होंगे आशा वाला फैक्टर, तो उनसे इन चीजों को रिलेट करके आप समझेंगे भी, तो आपको अच्छा लगेगा कि जो आशा होती है वो औचित्यपूर्ण या अनौचित्यपूर्ण भी हो सकती है। मित्रों, औचित्यपूर्ण आशा अयोग्य होती है, दंभ भरी महत्वाकांक्षाओं के रूप में व्यक्त हो सकती हैं। आशा सामान्यकृत या विशिष्ट रूप की भी हो सकती है। मित्रों, आशाएं सत्य और मिथ्या कोटि की भी हो सकती हैं। देखिए मित्रों, साधारण जीवन बड़ा ही इस तरीके का होता है, आपने किसी से आशा करी लेकिन वो आशा के अनुरूप आपको नहीं मिला, तो ये भी होता है मित्रों, आशाएं सत्य भी होती हैं और मिथ्या भी होती हैं। सत्य आशा में हमारे विचारों, धैर्य, अनुक्रिया का निवेश सम्मिलित रहता है। उसके बाद एक मित्रों ये टॉपिक समझिए, बड़ा ही अच्छा है कि आशा सार्वजनिक या सामूहिक प्रकार की भी हो सकती है। आशा सार्वजनिक भी होती है, पर्टिकुलर आप पर्सनली भी उसको करेंगे, और सार्वजनिक और सामूहिक रूप से भी होती है। आर्थिक मंदी, युद्ध, महामारी जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में सामूहिक स्तर पर आशा का प्रसार हो सकता है। मित्रों, नेक्स्ट में जब देखेंगे आशा की जो अनेक विमाएं होती हैं, जैसे समय संबंध, लक्ष्य, सफलता की संभावना, नियंत्रण का केंद्रक, सामाजिक संबंध, व्यक्तिगत विशेषताएं आदि होती है। आशा की भावनात्मक, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक आयाम होते हैं। आशा के इस तरीके के संयम और आगाम होते हैं, जिनको हम लोगों ने अच्छे से समझा और पढ़ा। इसको आप एक बार और देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मित्रों, ये एक चित्र है, इस चित्र की अभी हम आगे वाले टॉपिक को पढ़ाने के बाद इसकी चर्चा करेंगे। तब तक ये आगे वाला टॉपिक हम लोग को देखना है कि ये कौन सा है नेक्स्ट में। हाँ, प्रतिस्पंदन। मित्रों प्रतिस्पंदन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो रेसिलियंस होता है, ये क्या होता है। मित्रों, हमारा जीवन हो,
आपका जीवन हो, आपके किसी के मित्र का जीवन हो, किसी परिवारजन का जीवन हो, आपके किसी भाई-बहन का जीवन हो या इस धरातल पर मानव प्राणियों में किसी का भी जीवन हो, सभी के जीवन में एक ना एक समय ऐसे आता है कि उसके जीवन में उतार-चढ़ाव होते रहते हैं, अनेक तरीके की घटनाएँ होती रहती हैं, अनेक विफलताएँ आती रहती हैं, अनेक कष्ट आते रहते हैं, अनेक तरीके की विपदाएँ आती रहती हैं, बहुत कुछ व्यक्तियों के जीवन में नकारात्मक रूप से घटित होता है। परंतु आप उसको आधार मानकर क्या अपना जीवन खराब कर रहे हैं या उसका नकारात्मक प्रभाव अपने ऊपर पड़ने दे रहे हैं? या फिर दूसरा फैक्टर यहीं पर ले लीजिए या उन चीज़ों को आप अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर विपदा आई है तो आपने उसको अपने ऊपर निखारने के रूप में प्रयोग कर लिया। आपने उसका उपयोग कर लिया कि हम इससे और मजबूत हो गए हैं, अब हम और शानदार तरीके से कार्य करेंगे। मित्रों, ये एक प्रक्रिया भी है, ये एक भाव भी है और ये जो चीज़ होती है ना, अपने अंदर आ जाना कि क्या हम इस चीज़ को अपने ऊपर लेकर और अपने आप को अच्छे से निखारने का कार्य करेंगे। मित्रों, इसी को प्रतिस्पंदन कहते हैं। इसको और अच्छे से समझेंगे इसके शब्दों के माध्यम से। देखिए, प्रतिस्पंदन के लिए क्या बोला गया है? प्रतिस्पंदन को क्या बोलते हैं? प्रतिस्पंदन एक प्रक्रिया है मित्रों, एक प्रोसेस है जैसा अभी बताया या अथवा एक गोचर है, एक फिनोमिना के रूप में भी हम लोग इस पे बातचीत कर सकते हैं। अब मित्रों, जैसे हम लोगों ने पढ़ा और बताया अभी आपको कि प्रतिस्पंदन सामर्थ्य दोनों प्रकार की परिस्थितियों में लाभकारी होता है। मित्रों, इससे पहले आप ये जान लीजिए, जो हम लोगों ने पढ़ा, हमारे जीवन में उतार-चढ़ाव, विफलताएँ, बाधाएँ, चुनौतियाँ आती रहती हैं। हमारे ऊपर इसका प्रतिकूल प्रभाव भी मित्रों साधारण सी बात है, जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हम अपने मार्ग से विरत हो जाते हैं, हम लोग अपने मार्ग से डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, ये बात तय है। हम लोग जो कार्य कर रहे होते हैं उसमें व्यवधान उत्पन्न होने लगते हैं अथवा हम अपने सामर्थ्य का उन्नयन हेतु लेकिन उन्हीं चीजों से अपने सामर्थ्य का उन्नयन करना, अपनी चीजों को बढ़ाना है, उसके लिए अपने व्यक्तित्व में निखार के लिए प्रतिकूल दशाओं को अवसर के रूप में बदल देते हैं। उन्हीं चीजों को अवसर के रूप में बदल दिया। हम में से कुछ लोगों के पास यह कला बचपन से होती है। मित्रों, कुछ लोग होते हैं जो बचपन से इन चीजों को करने में बड़े माहिर होते हैं, परंतु कुछ लोगों में इसको विकसित करना पड़ता है, यानी कि जिसमें नहीं होता है तो अधिगम की प्रक्रिया से इस प्रक्रिया को बढ़ाया जा सकता है, प्रतिस्पंदन को लाया जा सकता है। इसको प्रतिस्पंदन कहते हैं और इसका अधिगम भी मित्रों हो सकता है। अब यहाँ पर इस वाले फैक्टर को समझेंगे कि ये दोनों परिस्थितियों में लाभकारी होता है। वो कौन-कौन सी परिस्थितियां हैं मित्रों? यह हमें विषाद से बाहर लाने में सहायक हो सकता है। इसके अतिरिक्त प्रतिस्पंदन सामान्य जीवन की चुनौतियों का सामना करता है और आगे बढ़ने में भी सहायक होता है। वह हम लोगों में कुछ लोगों को ऋणात्मक दशाओं से बाहर निकालने के लिए प्रतिस्पंदन जो कौशल होते हैं उसकी आवश्यकता होती है। अन्य लोगों में प्रतिस्पंदन वर्धमान पाने में सहायक हो सकता है। मित्रों, एक शब्द आया प्रतिस्पंदन कौशल। वो प्रतिस्पंदन कौशल मित्रों सभी व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार से होता है और मित्रों प्रतिस्पंदन वास्तव में 4 प्रकार का होता है। उस प्रकार को भी आप समझ लीजिए और अच्छे से उस चीज के बारे में आप चर्चा करके जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, शारीरिक प्रतिस्पंदन, संवेगात्मक प्रतिस्पंदन, मानसिक प्रतिस्पंदन और सामाजिक प्रतिस्पंदन। अब देखिए मित्रों, यहाँ से शारीरिक प्रतिस्पंदन से जानेंगे। मान लीजिए किसी के शरीर में कोई खराबी हो गई, अर्थात किसी के शरीर में कुछ ज्यादा बड़ी चोट लग गई, ठीक है। अब वहां पे क्या हुआ, उसने सोचा कि मेरे शरीर में, मान लीजिए किसी व्यक्ति का हाथ टूट जाता है या पैर टूट जाता है, तो शारीरिक प्रतिस्पंदन के रूप में हम लोग देखेंगे कि अब या तो वो व्यक्ति होगा अपने आप को वो करेगा कि अरे यार अब मेरे पास तो ये हो गया, अब हम इससे कैसे उतरेंगे। लेकिन उसी चीज को भैया अवसर बना लेना। शारीरिक प्रतिस्पंदन, शरीर में हाथ पैर टूटने वाला साधारण चीजें भी जो हुई उनको कि हाँ मेरे साथ ये हो गया लेकिन कोई बात नहीं, इसको फिर से रिकवर करेंगे, मजबूत करेंगे, अपने आप को उस चीज में ढालेंगे और फिर से अच्छी प्रकार से कार्य करेंगे। अब मानसिक प्रतिस्पंदन में मित्रों क्या होगा, कोई मान लीजिए मेंटली परेशान है, ज्यादा तनाव लेता है, विषाद, डिप्रेशन, एंजाइटी ज्यादा रहती है, परंतु उसी चीज में नहीं बना रहा, उस चीज से उसने सीखा, उससे बाहर निकला, फिर उसने आगे जीवन के लिए तय किया कि फिर से पुनः इन स्थितियों में नहीं जाना है, आगे की स्थितियां नहीं बनानी है और अच्छे प्रकार से जीवन जीना है। और संवेगात्मक रूप से
मित्रों कोई कोई इमोशनली रूप से बड़ा ही कमजोर होता है, कोई इमोशनली रूप से बड़ा मजबूत होता है, कोई कोई भावनाओं में बह जाता है, कोई भावनाओं में नहीं बहता है। अब संवेगात्मक प्रतिस्पंदन में क्या, अब मान लीजिए संवेगात्मक रूप से कोई बड़ा ज्यादा परेशान हुआ, अब उस परेशानी के बाद वहां से उसने सीखा, अपने ऊपर धारण किया, फिर आगे बढ़ा और उसने कहा कि अब पुनः इस चीज को नहीं करना है। उसने प्रतिस्पंदन कर लिया कि हाँ, कि इस चीज को हम सीखे, तो ये इमोशनल मित्रों प्रतिस्पंदन हो गया। अब सामाजिक प्रतिस्पंदन, सामाजिक प्रतिस्पंदन में देखेंगे समाज से किसी प्रकार का नेगेटिव रीइंफोर्समेंट उस व्यक्ति को मिला, कोई भी व्यक्ति एक्स वाई जेड मान लीजिए, अब उस व्यक्ति ने क्या किया, उसी समाज की परिस्थिति में अपने आप को ढाला और उसके बाद से नए प्रकार से निकला और उसको फिर उस चीज से अच्छी बेहतर प्रणाली की ओर ले गया अपने आप को और अपने उत्थान की ओर ले गया। तो ये मित्रों कुछ प्रतिस्पंदन के बारे में चर्चा थी। मित्रों इन शब्दों के विषय में चर्चा करने का मात्र एक ही उद्देश्य है, आप इन शब्दों के विषय में जानेंगे और जो सकारात्मक मनोविज्ञान का ये स्वरूप है अपने आप ने बनाया हुआ है, इस चीज को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों आप इतना सुनने मात्र से जो आपकी एमए की परीक्षा है उसमें आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। और हम लोगों के जो चैनल का है थॉट की, मित्रों आसपास लोगों को देखिए, जानिए, समझिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनोविज्ञान शाला साइकोलॉजी विद माधव राजपूत। धन्यवाद।